हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 4 एंशिएंट हिस्ट्री से, क्लास 6 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। अब देखिए ये जो लेसन है, अगर हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है ये कंसेप्ट बनाने के लिए भी है, ये एक तरह से फाउंडेशनल लेक्चर सीरीज़ है। आपका कंसेप्ट बेटर बन पाए ताकि आप एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले मेगालिथ्स के बारे में बात की गई है। जो मेगालिथ्स हैं, देखिए जो मेगालिथ्स हैं, मेगा मीन्स लार्ज, बड़े बड़े पत्थर, और लिथ्स स्टोन, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों की बात हो रही है। अब हमने पहले जो मेसोलिथिक फेज़ था, मेसोलिथिक फेज़ में हमने पढ़ा था माइक्रोलिथ्स के बारे में। उस टाइम पर छोटे हथियार बनने शुरू हुए थे, शार्प एज वाले, इन कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक एज। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स जो थे ये लार्ज स्टोन्स हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये मेगालिथ्स हैं। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगालिथ्स किसके लिए यूज़ होता है, तो मेगालिथ जो है ये बरियल साइट्स के लिए यूज़ होता है। इसका आंसर रहेगा दफनाने की जो साइट्स हैं उनको मेगालिथ नाम दिया गया है। और ये प्रैक्टिस शुरू हुई लगभग 3000 साल पहले, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1000 BC में अप्रॉक्स। कहाँ कहाँ प्रिवेलेंट थी? थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइट है वो इनाम गांव है महाराष्ट्र में, वन ऑफ द बिगेस्ट चाकोलिथिक साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा। और ये जो साइट है यहाँ पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो लगभग 3600 साल पहले से 2700 साल पहले तक के मिले हैं। अब देखिए ये जो मेगालिथ्स हैं इनके बारे में कुछ ब्रीफ में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेगालिथ्स जो थे ये बरियल साइट्स थी। इसका मतलब यहाँ पर दफनाया जाता था। अब दफनाने के लिए क्या होता था कि कुछ जो डेड बॉडीज़ थी उनको तो स्पेशली रेड एंड ब्लैक वेयर्स के साथ दफनाया जाता था, और कुछ जो बॉडीज़ होती थी जिनके साथ कुछ नहीं रखा होता था। अब जो कैसे पता चले कि ये किसी खास परिवार की कब्रगाह है या ये किसी आम व्यक्ति की है? तो जहाँ पर कुछ सामान साथ में रखा हुआ है, कुछ लग्जरियस आइटम साथ में रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो किसी एक रेप्यूटेड आदमी की रही होगी, रिच पर्सन की कब्रगाह रही होगी। और वहाँ पर ऐसा भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि एक से ज़्यादा स्केलेटन्स मिले हैं। अब एक से ज़्यादा स्केलेटन्स का मतलब है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पे दफनाया जाता था। एक एक्सपायर हुआ, उसको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे दफनाया गया, साथ में फिर दूसरा कोई काफ़ी टाइम बाद जब एक्सपायर हुआ तो उसको भी उसकी बॉडी के साथ ही दफना दिया गया। तो इस तरह के एविडेंसेस हमें मेगालिथ्स में मिलते हैं। तो ये तो था मेगालिथ्स के बारे में। हमें ये याद रखना है कि मेगालिथ्स क्या हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दीज आर बरियल साइट्स। और दूसरी बात, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक एग्जाम्पल है दैट इज़ इनाम गांव महाराष्ट्र में है। और ये जो साइट है ये जो मेगालिथ्स की जो परंपरा है ये कहाँ कहाँ थी? तो डेक्कन में थी, दक्षिण एरिया में, साउथ इंडिया वाले पार्ट में हम देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, इन एरियाज़ में ये प्रिविलेंट थी। अब जब ये सब चल रहा था इन एरियाज़ में मेगालिथ का कंसेप्ट, तो जो दूसरा एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पर कुछ लिखा जा रहा था, वहाँ पर अलग काम चल रहा था। वहाँ पर क्या चल रहा था? वैदिक एज। वैदिक एज का मतलब है हमें लिटरेचर मिला है जो वेदों से रिलेटेड, वो वैदिक एज में लिखा गया। अब देखिए जो वैदिक एज है, जो इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC का है। और यहाँ जब हमने बात की थी तो ये भी वही था कि 3600 ईयर्स अगो BC नहीं है, यहाँ पर ही अगो है कि 3600 साल पहले। तो अप्रोक्स हम ये मान सकते हैं कि 1300 BC, और ये 27 है तो 400 BC, सॉरी 600 आप कह सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था 1600 से 600 तक का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किसका है? वो मेगालिथ्स का है।
चलिए अब चलते हैं वैदिक एज पर, तो ये लगभग वही टाइम है। वैदिक एज 1500 बीसी से 1000 बीसी। अब सोर्सेज क्या हैं इसके, हमें अब लिटरेचर मिला, अब से पहले हमें कोई भी लिटरेरी एविडेंसेस अब से पहले के नहीं हैं। ऑल्दो हमने हड़प्पा में पढ़ा, हड़प्पा में हमने स्क्रिप्ट पढ़ी बाउस्ट्रोफिडॉन, लेकिन इसको अब तक डिसाइफर तो नहीं किया जा सका है। अब जो डिसाइफर ही नहीं किया तो हमें पता ही नहीं कि क्या है बाउस्ट्रोफिडॉन, इसमें स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा सील्स मिली है, तो रिटन एविडेंस तो हमें मिला ही नहीं। अब वैदिक एज में हमें कुछ लिखा हुआ मिला, तो क्या मिला, वेदास, ब्राह्मणास, उसके बाद आरण्यक्स एंड उपनिषदास। देखिए इनका जो लिटरल मीनिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे। जो वेदास है, Vedas means Veda is derived from the root word vid, which means to know. Veda means the sacred knowledge जो इन टेक्स्ट में हमें मिली है। उसके बाद आता है ब्राह्मणास। तो ये जो ब्राह्मणास है ये उन ब्राह्मणों का नहीं है जो हम ब्राह्मण से इसको हमने कॉरिलेट नहीं करना है। ये प्रोज टेक्स्ट है, ब्राह्मणास जो है ये प्रोज टेक्स्ट है और जिसमें एक्सप्लेनेशंस दी हुई है मंत्रास की और साथ में सैक्रिफिशियल रिचुअल्स की। तो ये ब्राह्मण से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। आरण्यक्स, अब आरण्यक क्या है, आरण्य जो हिंदी में एक वर्ड होता है मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, तो जंगलों में लिखे गए। एंड उपनिषदास, उपनिषदास मतलब टू सिट डाउन नियर, पास बैठकर कुछ लिखना, तो ये है उपनिषदास। इन सब का आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। अब वेदास जो है वो 4 हैं, 4 वेद हैं, 3500 ईयर्स अगो लगभग ये लिखे गए हैं। और इनकी कई बार इनका क्रम पूछ लेता है एग्जामिनर, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी। रीसा करके हम याद रखेंगे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। अब देखिए इनमें 2 तरह का टेक्स्ट है, मंत्रास है और ब्राह्मणास है। मंत्र जो उच्चारण में हम यूज़ करते हैं और जो ब्राह्मणास हैं वो हमने पढ़े कि प्रोज टेक्स्ट है जिसमें मंत्र की और जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थी इनकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। तो मंत्रास जो है ये कोर है वैदिक टेक्स्ट का और 4 सेपरेट कलेक्शंस हैं मंत्रास की। ठीक है, चलिए अब जो आरण्यक्स हैं वो क्या हैं, इसका मतलब जो जंगल में बैठकर लिखे गए, आरण्य जो जंगल में बैठकर लिखा गया है, दैट इज आरण्यक। एंड उपनिषदास मीन्स सिटिंग डाउन बिसाइड, पास में साइड में बैठकर कुछ लिखा गया। तो इनको जो उपनिषदास हैं इनको वेदांतास भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इनके लिए यूज़ होती है वेदांतास, वेदों का अंत। कंटेन्स फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, तो इसमें क्या है, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस की गई हैं। अब हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ते हैं। एक बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया था 2016 में कि जो ऋग्वेदा है इसमें कितने हिम्स हैं। तो इवन एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सा पार्ट ओरिजिनल है या कौन सा पार्ट कब लिखा गया। तो ऋग्वेदा के बारे में अगर हम पढ़ें तो ऋग्वेद जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। एंड कलेक्शन है 1028 इसमें हिम्स हैं और 10 मंडलों में डिवाइडेड है ये, और जिसमें से 2 से 7 तक ओरिजिनल हैं। 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं इसके मंडल वो ओरिजिनल हैं और 1st, 8th, 9th और 10th बाद में ऐड किए गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनको सूक्ता भी कहा जाता है। सूक्ता मीन्स वेल सेड, सु प्लस उक्त, तो जो बहुत अच्छी प्रकार से बोले गए। इनको श्रुति भी बोला जाता है क्योंकि इनको रिसाइट किया गया और सुना गया। रिटन इन ओल्ड संस्कृत, ये पुरानी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ये उस वाली संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए हैं जो हम आज संस्कृत पढ़ते हैं। और ये किसकी प्रेज में लिखे गए हैं, तो जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनकी प्रेज में इनको लिखा गया है। अब ये जो वेद है ना, ऐसा क्यों कहते हैं कि इनको रिसाइट किया गया और सुना गया। तो देखिए जो अब हमें छापे हुए बुक जो ऋग्वेद मिला या जो भी वेद मिले हैं वो उनका तो रिटन जो फॉर्म है वो लगभग 200 ईयर्स अगो हमें देखने को मिला है। उससे पहले क्या होता था, इनको सिर्फ बोला जाता था और ट्रांसमिट कैसे होते थे, सुनकर, सुना गया
पढ़ा नहीं जाता था, बोला जाता था और फिर उनको सुन के ग्रास्प किया जाता था। तो ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट कलेक्शन है, 1028 हिम्स हैं इसमें, 10 मंडलाज हैं, 2 to 7 इसमें ओरिजिनल हैं, बाकी वाले बाद में ऐड किए गए हैं। और इनको हम सूक्ता भी बोलते हैं, मीन्स वेल सेड, और श्रुति भी कहते हैं कि रिसाइट किए गए, सुने गए, पुरानी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और देवी देवताओं की प्रेज में इसमें मंत्रास हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यजुर्वेदा, जो यजुर्वेद है ये दो तरह से है, दो तरह का है, ब्लैक एंड वाइट, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेद। फुल ऑफ रिचुअल्स है, इसमें रिचुअल्स हैं बस जो कि इंडिविजुअली या पब्लिकली परफॉर्म करनी होती हैं। तो उन परंपराओं के बारे में, जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। सामवेदा, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं इसको, जो सामवेद है इसको फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वर्स है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें कलेक्शन है वर्स की। इस तरह के मंत्र हैं जिनको बाद में संगीत के तौर पे यूज़ किया गया है, म्यूज़िक में यूज़ किया गया है। अब अथर्ववेदा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामवेदा के बारे में तो यही याद रखना है कि दिस इज़ द फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, इसको कहा जाता है। एंड अथर्ववेदा क्या है? ये कलेक्शन है मैजिक स्पेल्स का, जादू टोना, तंत्र मंत्र एंड चार्म्स, ये सब इसमें टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। तो इन सब के लिए जो भी कुछ होता है वो सब इसमें कंटेन्ड है। अब उपनिषदास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम वेदांता भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी भी कहते हैं इनको। 108 इन नंबर, 108 नंबर है, 108 की संख्या में ये है। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन राजस्थान मेंस में 2022 में जो मेंस हुए उनमें पूछा गया था कि लिम्स ऑफ वेदास, इसके बारे में ये लिखना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो हमें ये याद रखना है कि लिम्स ऑफ वेदास किसको बोलते हैं। तो लिम्स ऑफ वेदास आर टोटल 6 इन नंबर। नंबर 1 फोनेटिक्स, एजुकेशन एंड प्रतिशाक्य जो है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स पे। जैसे हम पढ़ते हैं ए अ लैंग्वेज, बी ब, जो उच्चारण उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो फोनेटिक्स इज रिलेटेड टू एजुकेशन। और प्रतिशाक्य जो है दैट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। उसके बाद कल्प, कल्प स्टैंड्स फॉर रिचुअल्स, डील्स विथ सेक्रीफाइसेस। व्याकरण ग्रामर से रिलेटेड है। अष्टाध्यायी जो है ओल्डेस्ट ग्रामर बाय पाणिनि। छंद मेट्रिक्स, छंद सूत्राज लिखे हैं पिंगल ने। इटिमोलॉजी दैट इज निरुक्त, ओल्डेस्ट डिक्शनरी, मतलब नए नए वर्ड्स की फॉर्मेशन, ये यस्का ने लिखी है एंड रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू वर्ड्स। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, देखिए इनको याद करने का मैंने जो जिस तरीके से याद किए, एक ही तरीका है कि एक बार इनको रट लो, बार बार बोलो, अपने माइंड में रिवाइज करो, तो ये इजीली लर्न हो जाते हैं। और एक बार लर्न हो जाते हैं तो फिर नहीं भूल पाते हैं। जैसे मैंने याद किया, फोनेटिक्स, एजुकेशन, कल्प, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, छंद, मैट्रिक्स, एटिमोलॉजी, निरुक्त, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, तो ये याद हो जाते हैं। ये हमने याद रखना है कि दीज आर टोटल 6 इन नंबर। चलिए नेक्स्ट, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्री में भी पूछ लिया जाता है। अब फिलोसॉफी, नंबर ऑफ फिलोसॉफीज 6 तरह के दर्शन का जिक्र किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले न्याय हम पढ़ते हैं। न्याय फाउंडेड बाय सेज गौतमा, गौतम ने लिखा है, इन्होंने स्थापना की इसकी न्याय की। किस पे फोकस करता है? लॉजिक पर फोकस करता है और एनालाइज करता है चीज़ों को, तर्क की बात करता है। विशेषिका बाय कणांत, रियलिस्टिक है एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसॉफी की बात करता है ये। सांख्या, सांख्या जो है दैट इज बाय कपिल, ये फिलोसॉफी कपिल मुनि ने दी है। 2 एंटिटीज की बात करते हैं, पुरुष दैट इज स्पिरिट एंड प्राकृत दैट इज नेचर, प्रकृति और पुरुष। योगा बाय पतंजलि, फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन के लिए। एंड जो पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी है वो जैमिनी ने दी है। मीमांसा means to analyze and understand thoroughly, examines the teachings of the Vedas in light of karma। अब देखिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा है वो कर्म पर जोर देता है, कर्म पर फोकस करता है। एंड लास्ट वन इज उत्तर मीमांसा, वो शायद इसमें रह गई है। उत्तर मीमांसा जो है वो लिखी है बादरायण ने।
तो ये 6 फिलोसॉफीज़ हैं। तो हमने ये याद रखनी है कि कौन सी फिलोसॉफी किसने दी है। न्याय इज़ फाउंडेड बाय गौतम, वैशेषिका कणाद। अब देखिए, न्याय गौतम, वैशेषिका में क्या आता है कणाद, सांख्य कपिल, क्या आता है कपिल, योगा सबको पता है पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर बाद में आता है लेटर, तो बादरायण से याद किया जा सकता है। अब देखिए, जो वैदिक पीरियड था उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम एक बार देख लेते हैं। ये कंसेप्ट देखने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, जो वैदिक पीरियड है और जो पोस्ट वैदिक है, दोनों में बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। यहाँ पर राजा नहीं है, यहाँ पर राजा हो गया आ गया। यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, राजा की परमानेंट आर्मी नहीं, कोई आर्मी नहीं, यहाँ पर आर्मी। यहाँ अलग तरह की, जैसे यहाँ पर ज़्यादा पेस्टोरल हम देखते हैं, जो यहाँ की एग्रीकल्चर नहीं थे यहाँ के लोग, यहाँ के एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए। यहाँ पर जो 4 व्यवस्थाएं थी जो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर किस पे आधारित थी चारों? यहाँ पर आधारित थी उनके कर्म के, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, यहाँ पर जन्म के आधार पर हो गई। तो दोनों में हम बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये जो वैदिक पीरियड है सब सिंधु वाले एरिया में है, ये गंगा जो बेसिन है उस एरिया में आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हम 4 व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो कर्म पे आधारित थी, यहाँ पर वो किस पर आधारित हो गई? यहाँ पर वो उनके जन्म पे आधारित हो गई, बर्थ बेस्ड ये चीज़ें आ गई। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो जब आपसे वैदिक और पोस्ट वैदिक के डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये देखिए कि वैदिक में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एक लिबरल सी सोसाइटी थी, ऐसा था। लेकिन पोस्ट वैदिक में लिबरल नहीं है, रिजिडिटी आनी शुरू हो गई थी सोसाइटी में। ठीक है, तो चलिए आर्यंस। अब सबसे पहले आर्यंस आए, उन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया था। तो आर्यन एक स्पीच ग्रुप है। आर्यन क्या है? स्पीच ग्रुप है। हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आर्यंस क्या है, तो आर्यंस आर द स्पीच ग्रुप्स। अब लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी क्या थी? ऋग्वेदा और अवेस्ता, ये एक टर्म, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में। तो जो ऋग्वेद है, अपने यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऋग्वेद लिखा गया, और अवेस्ता जो है ईरानियन टेक्स्ट है। इन दोनों में जो लिखा गया है कंटेंट वो सेम है। उसके बाद मेन ऑक्यूपेशन क्या था इन लोगों का जो वैदिक पीरियड में थे? कैटल रियरिंग, पेस्टोरल सोसाइटी थी इनकी, पशु पालते थे। अब पोस्ट वैदिक में जाके क्या हो जाएगा? पोस्ट वैदिक में ये एग्रीकल्चरिस्ट बन जाएंगे, ये फर्क रहेगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात होती है, तो वैदिक पीरियड की जो टर्मिनोलॉजी है, किसी भी पीरियड की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यवा किसके लिए यूज होता था? बार्ले के लिए। पाणीज कौन थे? तो पाणीज जो थे वो एनिमीज थे वैदिक पीपल के, या बाद में इनको मर्चेंट्स और वेल्थ के लिए यूज किया गया। उसके बाद गोमत, गोमत किसके लिए? तो देखो इसमें गविष्टि या गोमत, ये गऊ से रिलेटेड है, ये काऊ से रिलेटेड है। गऊ हम जो हिंदी में बोलते हैं उससे रिलेटेड टर्म है, तो इसको याद रखना है कि वेल्दी मैन हु ओन्ड मेनी कैटल। उसके बाद बलि, ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट थी, जो हार जाते थे चीफ्स, वो जीतने वाले चीफ को देते थे, तो इसको बलि बोला जाता था। ये आपने याद रखनी है। टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और क्वेश्चन कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट नहीं पूछे जाते, टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। हर पेपर में यूपीएससी में टर्म से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस जरूर होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। चाहे वो टर्मिनोलॉजी आपकी विजयनगर एम्पायर से हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड की टर्मिनोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड की टर्मिनोलॉजी हो, तो टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इन लोगों की सोसाइटी कैसी थी। तो वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल पीपल थे, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थे, बाद में बर्थ बेस्ड आएंगे। अब क्या है कि इनमें आपस में ट्राइबल में कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, ऋग्वेदा में मैंशनड है ये। कुछ जो ट्राइब जिन्होंने युद्ध लड़ा उसमें इंपॉर्टेंट कौन सी थी पूछ ली जाती हैं? द भारताज, द पुरुज, द यदुज, द द्रुज, द अनुज। लेकिन जो मोस्ट फेमस चीफ था वो सुदासा था, और वो लीडर था किस ट्राइब का? भारता ट्राइब का बैटल में। अब क्या है कि यूपीएससी जो है किसी भी
कोई भी अगर टॉपिक है तो उसका बहुत ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछती है। सरफेस लेवल के क्वेश्चंस हमें यूपीएससी में नहीं मिलते हैं। तो हमें जितना भी मैक्सिमम कंटेंट कहीं से भी मिले पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसको रिटेन रखना चाहिए और उसके बारे में लॉजिकल तरीके से सोचना भी चाहिए। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये मैंने इसमें इसीलिए जानबूझकर मेंशन की है कि कई बार पूछ लेते हैं कि सुदासा, तो सुदासा टर्म से ही हमें समझ में आ जाए कि तो ओहो, जो भारता ट्राइब है, बैटल हुआ था 10 किंग्स का, तो उसमें ये चीफ थे भारत ट्राइब के। अब देखिए जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्यों होते थे, तो वो कैटल रेड से रिलेटेड या पशु चोरी कर लिया, इस वजह से आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी इनकी, विमेन एजुकेटेड थी। इवन कुछ विमेन हैं जिन्होंने, जैसे कि लोपामुद्रा है या शची है, इन्होंने इवन ऋग्वेदा के मंत्र लिखे हैं और उनको राइट था अपना पार्टनर चूज करने का। तो इतनी ज़्यादा लिबर्टी इनको कब मिली, वैदिक पीरियड में थी। लेकिन जो जो आगे हम बढ़ते जाएंगे, लेटर वैदिक जो पीरियड आएगा, पोस्ट वैदिक जो पीरियड आएगा, उसमें जो विमेन की कंडीशन है वो डिटेरियोरेट होती चली जाएगी, वो धीरे 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 खराब होती चली जाएगी औरत की स्थिति जो है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में नो मेंशन ऑफ बेगर्स, बेगर का कोई मेंशन नहीं है वैदिक पीरियड में। वेज अर्नर्स का कोई मेंशन नहीं है, या वेजेस का कोई मेंशन नहीं है, नो मेंशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो अब इसकी भी थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी जो सोसाइटी के बारे में है वो इम्पोर्टेंट है। ट्राइब स्टैंड्स फॉर जना, जन हम अब आज भी बोलते हैं, जन व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। ट्राइबल यूनिट्स को विस बोलते थे, विलेज को ग्राम बोलते थे, ये हम आज भी यूज़ करते हैं ग्राम विलेज के लिए। फैमिली को कुल बोलते थे, ये हम आज भी यूज़ करते हैं। और हेड ऑफ द फैमिली को कलूपा बोलते थे, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद इनकी जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो देखिए जो वैदिक पीरियड है और जो पोस्ट वैदिक है, मैंने आपको बताया दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनकी जो वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी उसमें गणाज थे, विधाता, सभा और समिति, ये ट्राइबल असेंबलीज थी। बाद में विधाता तो ख़त्म ही हो जाएगी, जो पोस्ट वैदिक आएगा ना उसमें ये तो बचेगी नहीं, सभा समिति रह जाएंगी। अब कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि सभा जो थी वो किस, उसमें कौन लोग होते थे, तो इसमें कौन लोग होते थे, सेलेक्टेड क्लैन मेंबर्स होते थे। ये याद रखना है, सभा में सब लोग नहीं। हम आम सभा से सोच लेते हैं कि शायद सब लोग उसमें होते होंगे, लेकिन नहीं, सभा में सेलेक्टेड क्लैन मेंबर्स होते थे सिर्फ। और समिति जो थी इसमें सारा क्लैन होता था। अब अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज गवर्न बाय ट्राइबल वैल्यूज़ एंड वॉज लार्जली इगैलिटेरियन थी। ये मतलब लगभग सब में समानता थी, कोई ऐसे ज़्यादा एक दूसरे में ऐसे नहीं माना जाता था कि फ़र्क हो, ऐसा नहीं था। रिलीजन में अब देखो इंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे स्ट्रेंथ के। अब भगवान भी बदलेंगे, जो पोस्ट वैदिक पीरियड आएगा उसमें गॉड्स भी चेंज होंगे। अब इंद्र है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्नि है, यमा है, सोमा एंड सावित्री। अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कंसेप्ट, आपने याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेल नहीं करती थी, सती प्रथा नहीं थी। उसके बाद गायत्री मंत्र का मेंशन हमें मिलता है और स्वास्तिका, ये किसकी प्रेज में मिलता है, तो गोडेस सावित्री की प्रेज में मिलता है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। बस हमें एक चीज़ और इसके साथ एडिशनल याद रखनी है कि जो वैदिक और पोस्ट वैदिक, इन दोनों में टोटल डिफरेंस यही है कि जो वैदिक में है वो पोस्ट वैदिक में हमें नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पढ़िए, साथ में आप क्लास 6 की एनसीईआरटी रखिए, लेसन नंबर 4 निकालिए। कुछ कंसेप्ट्स आपको इसी बुक से मिलेंगे, कुछ मैंने थोड़े से हायर लेवल के कंसेप्ट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और देखते रहिए वीडियोस को, नॉलेज अर्न करते रहिए, गेन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you very much.